सो हेलो एवरीवन, आप सभी को जय हिंद। तैयार हो जाइए बीएसएससी यानी बिहार कार्यकाल परिचारिका भर्ती का इम्पोर्टेंट क्लास करने के लिए। आपके एग्जाम में जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है एवं हिंदी का 30 प्रश्न, मतलब टोटली 100 नंबरों का आपका एग्जाम होता है बीएसएससी का, ठीक है ना। और ये तीनों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एवं आपको आने वाले प्रश्न बताने वाले जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएंगे एवं आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। सभी को पता है बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1917 ईस्वी में हुआ था। ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1917 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ सकता है। महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है ना। क्योंकि बीएसएससी माने बिहार का एग्जाम है तो बिहार से इसमें काफी प्रश्न रहेंगे, ठीक है। बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह यही था, चंपारण सत्याग्रह। पूछता है आपके एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह था। कहां में हुआ था, पश्चिमी चंपारण में हुआ था। महात्मा गांधी जी को कौन बुलाया था, मतलब चंपारण सत्याग्रह को करने के लिए महात्मा गांधी जी को कौन बुलाया था, तो उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ला। उस व्यक्ति को क्या नाम था, राजकुमार शुक्ला नाम था। याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला नाम था। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है ना। चलिए हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कुंवर सिंह, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवर सिंह का संबंध, एक मिनट, कुंवर सिंह का संबंध किस आंदोलन से, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 का विद्रोह हुआ था उससे कुंवर सिंह का संबंध है, ठीक है ना। 1857 में बिहार से बाबू कुंवर सिंह आंदोलन कर रहे थे। जब 1857 का क्रांति हुआ था उस समय बिहार से विद्रोह कौन कर रहे थे, बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे, ठीक है। आरा से जगदीश सिंह कर रहे थे। आरा से कौन कर रहे थे, जगदीश सिंह कर रहे थे। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर कर रहे थे। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह तो 1857 के क्रांति को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं, ठीक है। नमक आंदोलन यानी दांडी मार्च कब हुआ था, सभी को पता है। नमक का, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। नमक आंदोलन यानी दांडी मार्च कब हुआ था, सभी को पता है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च हुआ था, ठीक है। इसमें जितने भी आपको प्रश्न बताने वाले हैं मेरा यकीन मानिए वह आपके एग्जाम में आएंगे एवं आपको बताएगा कि आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है। 1857 की क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ है, सभी को पता है। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, सभी को पता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है, ठीक है ना। आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ये ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट 3 करके लाएं तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो पर कम से कम आप लोग 500 लाइक पहुंचा देते हैं तो आपका प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 करके आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमको आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन देगा, ठीक है ना। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर कम से कम लाइक करना नहीं भूलिए, ठीक है। क्योंकि आपका 500 लाइक आपको अगला वीडियो देगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति इसको हम पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करेंगे तो सोमेश्वर पहाड़ी है जिसका ऊंचाई लगभग 800 मीटर बताया जाता है, ठीक है ना। जिसका ऊंचाई कितना, 800 मीटर सोमेश्वर पहाड़ी है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा है, सोमेश्वर पहाड़ी यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। देखिए बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना किस राज्य में उत्पादन होता है, मतलब बिहार में सबसे ज्यादा गन्ना किस उत्पादन में राज्य होता है, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा बिहार में गन्ना होता है, सभी को पता है। पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण या समस्तीपुर या गोपालगंज या कहाँ होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको टोटली मतलब 100 क्वेश्चन तो नहीं 20 क्वेश्चन आपको बताने वाले, मतलब 70 क्वेश्चन बताने वाले। एक मिनट
एक मिनट, इसको साफ करते हैं। 70 क्वेश्चन बताने वाले, अगर आप 70 में से ज़्यादा नहीं, आप 30 के आसपास सही कर देते हैं तो आप यकीन मानिए आपका BSSC एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं, लास्ट में हम आपसे अपना स्कोर पूछेंगे, ठीक है ना। और अगर आप इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334517119, ठीक है ना। आप इस पर मैसेज कीजिए कि हाय सर हमको BSSC का फ्री PDF चाहिए, तो इधर से PDF भेज दिया जाएगा एवं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, गन्ना सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण में होता है, यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए 5 नंबर प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, बिहार का राजकीय पशु कौन है। आपको जवाब देना है 5 नंबर कमेंट में, बिहार का राजकीय पशु क्या है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं, ठीक है। 6 नंबर आपका प्रश्न, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 6 नंबर आपका प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसका विनाश किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। जो सी ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट, जो आप सी ऑप्शन देख रहे हैं यही वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था, जला दिया था, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार का कौन सा जिला लीची का गढ़ कहलाता है। लीची का गढ़ कौन सा जिला कहलाता है, आप सभी को पता ही होगा। 7 नंबर का जवाब कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि गया शहर किस धर्म के विशेष रूप से संबंधित है, ठीक है ना। गया शहर किस धर्म के है, सभी को पता है। गया में सबसे ज्यादा क्या होता है, बौद्ध धर्म होता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गया में पूछेगा बौद्ध धर्म, क्योंकि बिहार का एग्जाम हो रहा है तो बिहार से रिलेटेड इसमें बहुत सारा प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है, तो नवादा जिला में ककोलत जलप्रपात स्थित है, ठीक है ना। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट में बताइएगा जो भी आपको पता है, हम आपसे लास्ट में आपका स्कोर पूछेंगे, आपने कितना प्रश्न को सही किया, ठीक है। चलिए इसी के साथ 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी, आप याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी, ठीक है ना। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, सी ऑप्शन इसका क्या यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ ही 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है। बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है। अभी 11 क्वेश्चन को कवर किए हैं, अभी 40 प्रश्न को और कवर करेंगे, ठीक है ना। मतलब अभी कम से कम कितना, अभी कम से कम तो अभी 29 क्वेश्चन को भी कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए सोन नदी किस राज्य से निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी किस राज्य से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है, अमरकंटक एक जगह का नाम है, वहां से निकलती है, ठीक है। अगर राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई आप लोग कमेंट में बताइएगा, गंगा नदी की लंबाई टोटल कितना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब कमेंट में दे पाते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, क्या हुआ इसमें दिक्कत, ओ यहाँ पर आ गया है ना। चलिए बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट इतना नीचे आ गया है। बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, तो वैशाली में स्थित है, याद रखिएगा। अशोक स्तंभ कहाँ में स्थित है, वैशाली में स्थित है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अशोक स्तंभ कहाँ में स्थित है, वैशाली में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग 14 नंबर प्रश्न कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, कि बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है, ठीक है ना। बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है, तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। सी वाला जो आप ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं वह बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है, भागलपुर कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि बिहार का विधानसभा का उद्घाटन कब हुआ था, तो 1925 ईस्वी में बिहार सभा के विधानसभा का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। 1930 ईस्वी की बात करेंगे तो दांडी मार्च हुआ था, याद रखिएगा। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए इसी के साथ 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए कि बिहार में पहली जनगणना कब हुई थी। 1872 इसमें बिहार की पहली जनगणना हुई थी। याद रखिएगा, बिहार की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, और भारत में पहला रेडियो प्रसारण है जो 1881 देख रहे हैं, ये इसी समय में हुआ था भारत का पहला रेडियो प्रसारण, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया था, तो जोनास साल्क ने किया था, ठीक है ना। जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन का खोज किया था, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए कि ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो मछली पालन से है, ठीक है ना। ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे, मछली पालन से। सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू रिवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति। ब्लू रिवोल्यूशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में नीली क्रांति कभी कभी देगा कि नीली क्रांति का संबंध किससे, तो नीलम मछली पालन से। व्हाइट रिवोल्यूशन मतलब उजला क्रांति किससे संबंधित है, उजला दूध उत्पादन से, ठीक है ना। और हरित क्रांति क्या होता है, हरित क्रांति किससे हो जाता है, तो गेहूं पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, अनाज से ज्यादातर होता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था। भारत में योजना आयोग पहला कब हुआ था, तो भारत में योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। हालांकि इसका नाम बदलकर नीति आयोग अभी वर्तमान समय में कर दिया गया है, ठीक है ना। 2015 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि बिहार का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था, ठीक है। कब समाप्त हुआ था, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना 2017 ईस्वी में समाप्त हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, 2017 ईस्वी में समाप्त हुआ था, ठीक है ना। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। 2017 में स्टार्ट कब हुआ था, 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1951 से 56 पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था, ठीक है। और 2012 से 17 ये वाला हुआ था, तो ये वाला समाप्त अभी पंचवर्षीय योजना को कर दिया गया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न को कि किसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है, तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, सभी को पता है बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। सॉरी चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो पेड़ बचाओ से मतलब जंगल बचाओ से, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, जंगल बचाओ से संबंधित है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत में पहली बार रेलवे कहाँ चली थी, तो मुंबई से कहाँ के बीच चली थी, मुंबई से। बी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, मुंबई से ठाणे के बीच कब चली थी, तो 18 अप्रैल 1853 ईस्वी पहले चले थे मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत की पहले विद्युत रेल मतलब विद्युत से चलने वाली रेल कब चली थी, तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी में चली थी, ठीक है। उसका नाम दक्कन रेलवे क्वीन था, ठीक है ना। वह मुंबई भीटी से कुलार के बीच चला था, ठीक है। याद रखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में हुआ था, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। 26 नंबर आपका प्रश्न कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, सभी को पता है इंदिरा गांधी। जो ये सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं यहीं पर, ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? सभी को पता है आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1935 ईस्वी में आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में यह करंट अफेयर से क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया गया है। हाल ही में चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कब हुआ था? सभी को पता है कब हुआ था, तो जुलाई जुलाई 2023 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 2023 ईस्वी में चंद्रयान 3 का क्या किया गया था? सफल लैंडिंग यानी सफल लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए 29 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, ये जो बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं वहीं पर ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से पूछता तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखिए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मानसीराम में होती है। याद रखिएगा, मानसीराम में। पहले चेरापूंजी देता था लेकिन अब मानसीराम मेघालय में। ठीक है, मानसीराम कहाँ? मेघालय। ठीक है, मानसीराम क्या हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। चलिए इसी के साथ 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि ये आरबीसी का जीवन काल कितने होता है? मतलब आरबीसी का सबसे पहले फुल फॉर्म अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो याद रखिएगा रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, रेड ब्लड CLEL सेल्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला मेलिंग हो सकता है थोड़ा गलत, लेकिन जो फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक है ना, 120 दिन का होता है। ठीक है, जीवन काल कितना दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। ठीक है, इसी के साथ किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मार्स गैस किस गैस को कहा जाता है? मीथेन गैस को कहा जाता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का गैस क्या होता है? CH4 होता है। ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन गैस को कहा जाता है। इसका सूत्र CH4 होता है। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। ठीक है, 34 नंबर आपका प्रश्न कि हैलोजन समूह का पहला तत्व कौन सा है? ठीक है, हैलोजन समूह का पहला तत्व कौन सा है? ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ये जीएस से थोड़ा एक प्रश्न डाल दिया है। ठीक है ना, हैलोजन समूह का पहला तत्व कौन होता है? फ्लोरीन होता है, जिसका संकेत क्या होता है? F होता है। ठीक है, क्लोरीन का संकेत आपको कमेंट में बताना है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है? ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? ये दोनों को आपको बताना है। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न की DNA का पूरा नाम क्या होता है? DNA का पूरा नाम होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ देखिए, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जो ए वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो कहाँ में? सभी को पता होना चाहिए, कुडनकुलम में है। ठीक है, कुडनकुलम में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर आपका प्रश्न कि भारत में 5G तकनीकी जो शुरुआत हुआ था, यह करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाल सकता है। ठीक है, कि जो भारत में 5G तकनीकी का शुरुआत हुआ था वह कब हुआ था? 2022 ईस्वी में। याद रखिएगा। ठीक है, उससे पहले भारत में तकनीकी 5G नहीं आया था। ठीक है, चलिए 38 नंबर आपका प्रश्न किससे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ 39 प्रश्न को देख लेते हैं। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा प्रश्न आपके बना देता है अटल टनल किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र किस वर्ष हुआ था? 2022 ईस्वी में भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र हुआ था 2022 ईस्वी में। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र किस वर्ष हुआ था? 2022 ईस्वी में हुआ था। यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर क्या का प्रश्न कर लेते हैं? मैथ का प्रश्न कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ
देखिए 2 क्वेश्चन आ जा रहा है ना। चलिए एक क्वेश्चन को कैसे भी करके यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। हाँ चलिए एडजस्ट हो गया। 12 मजदूर 15 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। जो 12 मजदूर है वह 15 काम को मैंने 12 मजदूर 15 दिन में एक काम को पूरा करता है, ठीक है, मैंने दोनों मिलके एक काम पूरा करता है। तो 18 मजदूर वही काम को कितना दिनों में। तो देखिए इसको हम लोग ट्रिक से कैसे बनाएंगे, एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 मजदूर है 15 दिन, तो 12 गुना 15 कर दीजिएगा बिल्कुल, और जो जितना मजदूर पूछेगा उसको बट्टा में 18 कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 6 दूनी 12, 6 तनिक 18, इस प्रकार से काटिएगा। और 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 2 पचे 10। 18 मजदूर वही काम को कितना दिनों में करेगा, 10 दिनों में करेगा। यह ट्रिक है, आप इस प्रकार से ऐसे मैथ को सॉल्व करते हैं और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाद में सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। चलिए ये कैसे हो रहा है प्रॉब्लम। ओहो हाँ चलिए, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 480 है, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस 480 है, ठीक है, और उसका लाभ प्रतिशत 20 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य सीपी बराबर एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू, मतलब शॉर्ट में लिखते हैं एसपी इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा क्या हो जाता है 100 होता है। ये फॉर्मूला पर ए वाला आपका बनेगा, ठीक है। बाकी आप लोग सॉल्व करके इसका बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम मतलब आपको क्वेश्चन खाली समझाना चाहते हैं कि हाँ ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम बता दें, आप इस पर सॉल्व करके कमेंट में जवाब दे सकते हैं वीडियो रोककर, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जो हल्का होगा मैं आपको खुद बता दूंगा, ठीक है, जो सॉल्व करने लायक होगा। जैसे में दो संख्याओं का योग 50 है और उनका अंतर 10 है, तो सिंपल है, दो संख्याओं का योग 50 है इस प्रकार से, और अंतर उनका कितना है 10 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे हो जाएगा, y से y कट जाएगा तो 2x बराबर 60 आ जाएगा, तो x बराबर 30 आ जाएगा, ठीक है, और y बराबर 20। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए, यदि 25% किसी संख्या का 20 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 25% किसी संख्या का, कोई संख्या का 20 हो, कितना हो 20 हो, तो संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार से 20 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। सॉरी 25% करा, तो 25 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 चौको एक कितने बार में कटेगा 4 बार में, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15 नंबर आपको वही प्रश्न है कि 15 आदमी 20 दिन में एक काम को पूरा करता है, तो 10 आदमी वही काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो सेम वही ट्रिक को लगा देंगे इस प्रकार से। 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर आपका प्रश्न कि 12, 18, 30 का एलसीएम क्या होगा। 6 नंबर आपको कमेंट में जवाब देना है। 12, 18, 30 का एलसीएम क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 1 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन मतलब उसका गति है, तो 1 घंटे 15 मिनट में वह कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, 15 छक्का 90, 15 छक कितना हो जाएगा 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में कितना 60 मिनट 1 घंटा में मतलब 60 किलोमीटर, 1 घंटा में तो 60 किलोमीटर हो गया, 1 घंटा में कितना 60 किलोमीटर, और 15 मिनट आओ तो 75 किलोमीटर। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 और 15 मिनट एक्स्ट्रा है तो 75 हो जाएगा, ठीक है ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य देख लीजिए, चलिए छोटा करके दिखा ही देते हैं। हाँ, एक बस 45 किलोमीटर की गति से 4 घंटे चलती है, तो वह कितना दूरी तय करेगी, ठीक है ना। वह कितना दूरी तय करेगी, तो 45 चौका कितना हो जाएगा 45 चौका 180 किलोमीटर प्रति घंटा वह दूरी तय करेगा, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इतना है, इतना है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है लसा गुने मसा। तो लसा गुने मसा नहीं दिया तो मसा को एक्स, लसा नहीं दिया तो एक्स मान लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 288 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो 4 छक 24, और फिर यहाँ पर कितना बार में कटेगा 4 बच जाएगा ना, तो 48 बार में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
यदि एक वस्तु 25% के लाभ पर 500 रुपया में बेचा जाता है तो क्रयमूल्य क्या होगा? बिल्कुल जो ऊपर आपको फॉर्मूला बताए थे सीपी बराबर, वही फॉर्मूला पर इसको भी सोल्व करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका त्रिकोणमिति से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 और इतना है तो उसकी कर्ण क्या होगा? तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 है, 8 है, ये वाला पूछ रहा है तो ये वाला आपको सीधा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो 100 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक आयत का लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, 19 नंबर आपका प्रश्न कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आप लोग बता सकते हैं। पाई का मान 22/7 देना है। दीजिए जवाब, फटाफट दीजिए। तो साइन थीटा बराबर 3/5 है। साइन थीटा बराबर क्या है? 3/5 है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, तो P/H इसका फॉर्मूला होता है। तो P का मान 3, H का मान 5, यहाँ से B निकालेंगे। शॉर्ट में अगर हम B निकालते हैं तो 25 में से 9 जाएगा तो 16, 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो कॉस बराबर B/H होता है। B बटा क्या होता है? H होता है। ठीक है, तो B का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और H का मान कितना है? 5 हो जाएगा। 4/5 ये वाला B वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? बताइए, स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? तो स्वतंत्र का उल्टा पूछा तो स्वतंत्र का स्वतंत्र है तो क्या हो जाएगा? परतंत्र हो जाएगा या निर्भर हो जाएगा या आजाद हो जाएगा या स्वाधीन हो जाएगा? तो प्रतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतंत्र, या यहाँ पर गुलामी भी ऑप्शन देता है तो गुलामी हो जाता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न कि दुख का पर्यायवाची क्या हो? 1 मिनट, दुख का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची के मतलब दुख को और हम लोग क्या बोलते हैं? तो शोक भी बोल सकते हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न कि भारत का तत्सम शब्द क्या है? भारत का तत्सम शब्द क्या है? काफी इंपोर्टेंट है। भारत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो तत्सम किसको कहते हैं? तो जो हिंदी के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। तो भारत को भारतवर्ष हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर आपका प्रश्न कि प्रभु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो प्रभु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्रभुनी नहीं होगा, प्रभुता नहीं होगा, प्रभुमति नहीं होगा, प्रभु वधु हो जाएगा। ठीक है ना, प्रभु वधु हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि नहीं कहता है क्या बोलते हैं, चलिए प्रभु वधु समझिए। ठीक है, प्रभु वधु। चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न कि भूतकाल का सही विलोम क्या होगा? भूतकाल का सही विलोम भविष्यकाल होगा। भूतकाल का सही विलोम क्या होगा? भविष्यकाल। ए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, रामायण के रचयिता कौन है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? आपको जवाब देना है। 6 नंबर आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, चलिए सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो सूर्य को हम लोग क्या बोलते हैं? दिवाकर बोलते हैं। सूर्य को और हम लोग क्या बोलते हैं? दिवाकर बोलते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। लड़की का बहुवचन क्या है? लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़की को हम लोग बहुवचन में क्या बोलेंगे? लड़कियां बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब लड़कियां बोलेंगे। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? माने कल को हम लोग और क्या बोलते हैं? कल को हम लोग क्या बोलते हैं? बीता हुआ समय। बीता हुआ समय यहाँ पर मतलब कल पटना गए थे तो बीता हुआ समय। ठीक है, 10 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये हिंदी में ही आपका प्रश्न पूछेगा। ठीक है, कुछ किताब के लेखक का नाम पूछेगा। ठीक है, तो राष्ट्रगान किसने लिखा था? 10 नंबर आपका प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्रगान किसने लिखा था? सभी को पता होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। ठीक है ना, चलिए 11 नंबर आपका प्रश्न है कि राजपुत्र किस समाज का उदाहरण? राजपुत्र किस समाज का उदाहरण? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र कर्मधार है, मैंने कर्म को धारण किया हुआ है कि जो पुत्र है वह किसका है? राजा का है। तो ठीक है, कर्मधारय समाज। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीलकमल किस समाज का उदाहरण है? नीलकमल किस समाज का उदाहरण? नीलकमल, नीलकमल क्या हो जाएगा? तो नीलकमल
नीलकमल क्या होना चाहिए, बहुब्रीहि तो नहीं होगा, आप लोग बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर हम भी थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग नहीं काम कर रहा है। ठीक है ना, कि कर्मधारय होगा या द्वंद्व होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा, देख कर बता सकते हैं। ठीक है, वरना मैं कमेंट में इसको बता दूंगा। ठीक है ना, रघुकुल का विग्रह क्या होगा, रघुकुल का विग्रह क्या होगा, रघु का कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर परिवार भी होता, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कुल, तो कुल मतलब ऐसा परिवार ही होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी वाला ना ऑप्शन होके ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मीठा वाणी में कौन सा अलंकार है, मीठा वाणी में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। याद रखिएगा, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार होता है। वह शेर की तरह बहादुर है, वाक में कौन सा अलंकार है, वह शेर की तरह बहादुर है, वाक में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है ना, चलिए, माटी काहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोही, इस पक्ष में कौन सा अलंकार है, तो मानवीय करण है, मानवीय करण अलंकार है। ठीक है ना, दुर्लभ शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्लभ शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम दुर्लभ का, तो दुर्बल का विलोम क्या होगा, मैंने दुर्लभ मतलब क्या बोलते हैं, एकदम पूरा पतला है सब, तो वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नवीन शब्द का विलोम क्या होता है, नवीन शब्द का विलोम पूछ रहा है, विलोम मतलब समझ रहे हैं आप लोग, उल्टा। ठीक है, तो नवीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, पुराना, पुरातन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो देख रहे हैं वही बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 19 नंबर, कमल नयन का सही समास क्या होगा, कमल नयन, कमल नयन यहाँ पर बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक है ना, बहुव्रीहि कमल नयन हो जाएगा। ठीक है ना, जो भगवान वाला ज्यादातर नाम आता है वह बहुव्रीहि हो जाता है। ठीक है, राजा का घर किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है, तो यह मिश्रित वाक्य है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 21 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का खोज भारत का खोज किस पुस्तक के लेखक है, माने भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। याद रखेंगे, बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का खोज पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रातः काल का पर्यायवाची क्या होगा, भोर होगा। पर्यायवाची मतलब प्रातः काल को और हम क्या बोलते हैं, भोर बोलते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर किस प्रकार का वाक्य है, तो कहावत है। काला अक्षर भैंस बराबर किस प्रकार का कहावत है, मतलब किस प्रकार का वाक्य है, तो यह कहावत है। ठीक है, चलिए, सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो ये ब्रज भाषा के कवि है। सी वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, निराला युग के, यहाँ पर जूम कर लेते हैं, निराला किस युग के कवि थे, तो छायावाद युग के थे। ठीक है, यहाँ पर आंसर कट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके लिए माफी चाहते हैं। मधुशाला के रचयिता कौन थे, मधुशाला के रचयिता कौन थे, हरिवंश राय बच्चन थे। ठीक है ना, चलिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। सपना का विलोम शब्द क्या होगा, यथार्थ होगा। सपना का विलोम शब्द यथार्थ होगा। ठीक है, चलिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री हो जाएगा। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। 30 नंबर आपका प्रश्न है, पुस्तकालय का विलोम शब्द क्या होगा, पुस्तक विहीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आपका 30 नंबर प्रश्न आपका पूरा सही हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा 25 में से सॉरी 25 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपको नंबर यहाँ पर हम दे दिए हैं, आप यहाँ से नंबर मेरा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको हम नंबर दे दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अगर एक फ्री पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो ठीक है ना, चलिए, फ्री पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 9334517119। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, सभी को लव यू। और अगर क्या बोलते हैं, जाते जाते इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने तैयारी को अच्छे से कीजिए, रिजल्ट